नमस्कार। आज हम चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली कुछ दिलचस्प चीजों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। मतलब सर्जरी में जो रेशे काम आते हैं, उनसे लेकर अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां। हाँ, और दवाएं कैसे बनती हैं वो भी। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो शायद किसी फार्मास्यूटिकल नोट्स का हिस्सा लगता है। हाँ, ऐसा ही लगता है। तो आज का इरादा यही है कि सर्जरी में काम आने वाले रेशों की मूल बातें समझें और साथ ही आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, इनका एक तुलनात्मक नजरिया देखें। और कुछ आयुर्वेदिक दवाओं की तैयारी पर भी बात करेंगे। हाँ, ताकि जो लोग अलग अलग चिकित्सा विचारों को फटाफट समझना चाहते हैं, उनके लिए ये काम का हो। तो कहाँ से शुरू करें? सर्जिकल ड्रेसिंग वाले रेशों से? हाँ, ठीक रहेगा। प्लांट फाइबर्स। इनमें ऐसा क्या खास होता है? मतलब क्यों चुनते हैं इन्हें? सोखने की क्षमता शायद? बिल्कुल। सबसे पहले तो कॉटन मतलब कपास, ये गॉसिपियम पौधे के बीज से मिलता है। अच्छा। और ये है क्या? ये है सेल्यूलोज, लगभग 90%। सेल्यूलोज जैसे पौधों में होता है? हाँ, वही जो पानी सोखता है खूब। इसीलिए कॉटन वूल, गॉज, पैड्स, ये सब घाव ड्रेसिंग के लिए इतने अच्छे हैं। नरम होते हैं, स्किन को परेशान नहीं करते और सोखते बढ़िया हैं। हाँ, ये जरूर है कि कच्चे कपास में जो मोम वगैरह होता है उसे हटा दिया जाता है प्रोसेस करके। समझ गया। और सिल्क का क्या? रेशम? वो तो एकदम अलग कहानी है ना? हाँ, बिल्कुल अलग। वो बॉम्बेक्स मोरी नाम के रेशम कीट से मिलता है। और ये सेलुलोज नहीं, ये प्रोटीन फाइबर है। फाइब्रोइन कहते हैं उसे। प्रोटीन? तो फिर इसकी खासियत क्या है? मजबूती। ये बहुत मजबूत होता है। कॉटन जहाँ सोखने में अच्छा है, सिल्क अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? मुख्य रूप से सर्जिकल टांकों में, मतलब सूचर्स में। अच्छा। और ये नॉन एब्जॉर्बेबल है, मतलब शरीर में घुलता नहीं। ओके। यहीं पर लिगेचर्स और कैटगट की बात भी समझनी चाहिए। कैटगट नाम भले बिल्ली से जुड़ा हो, पर बनता है भेड़ या बकरी की आंत से। अरे हाँ, उसकी एक अंदरूनी परत से, और ये घुल जाता है, तो ये एब्जॉर्बेबल टांका है। अच्छा, ये फर्क है। जी। और लिगेचर वो बस धागे होते हैं जो खून की नसों को बांधने के काम आते हैं। सिल्क के भी हो सकते हैं, कैटगट के भी, या सिंथेटिक भी। ठीक है, तो कॉटन सोखने के लिए, सिल्क मजबूती और टांकों के लिए, और ऊन, वुल, ऊन भेड़ वाला, ये भी प्रोटीन है, केराटिन। हाँ। इसका मेन काम है पैडिंग देना, मतलब गद्दे जैसा आराम या कुशनिंग इफेक्ट। ओके। और एक और चीज है रीजेनरेटेड फाइबर्स, जैसे रेयॉन। रेयॉन ये क्या होता है? ये बनता तो सेल्यूलोज से ही है, पर इसे केमिकल तरीके से दोबारा बनाया जाता है, इसीलिए रीजेनरेटेड कहते हैं। ये कॉटन जैसा ही नरम और सोखने वाला होता है। तो ये एक तरह का विकल्प हुआ। हाँ, बिल्कुल। गॉज या बैंडेज में इस्तेमाल होता है। कुछ एंटी माइक्रोबियल भी होते हैं। अच्छा, तो एक छोटी सी ट्रिक हो गई याद रखने की। कॉटन नरम, सिल्क मजबूत, वूल गद्देदार, रेयॉन विकल्प। बिल्कुल सही पकड़ा है। ठीक है, तो ये तो हुई रेशों की बात। लेकिन इलाज सिर्फ चीजों से नहीं होता, सोच और परंपरा से भी जुड़ा है ना? हाँ, सही कहा। तो चलिए अब भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उन पे आते हैं। आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी भी। हाँ, यहाँ मामला और दिलचस्प हो जाता है। चलिए एक फटाफट तुलना करते हैं इनकी। आयुर्वेद से शुरू करते हैं। शायद सबसे पुरानी है, भारत की देन। आयु मतलब जीवन, वेद मतलब ज्ञान। जीवन का ज्ञान। हाँ, इसका जो मूल सिद्धांत है वो है 3 दोषों का संतुलन, वात, पित्त और कफ। ये 3 दोष क्या हैं संक्षेप में? देखिए, वात मतलब गति या मूवमेंट, पित्त मतलब मेटाबॉलिज्म, पाचन, ऊर्जा, और कफ मतलब शरीर का ढांचा, स्थिरता। जब ये तीनों बैलेंस में होते हैं तो स्वास्थ्य ठीक रहता है। अच्छा, और इलाज? इलाज में जड़ी बूटियां हैं, जैसे त्रिफला, अश्वगंधा। सही खान पान, योग और पंचकर्म जैसे शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं हैं। और सिद्ध, ये तमिलनाडु वाली? हाँ, ये सिद्धों ने विकसित की। सिद्ध का मतलब ही है पूर्ण, या जिसने सिद्धि पाली हो। इसमें भी 3 चीजों के संतुलन पर जोर है, वातम, पित्तम, कफम। आयुर्वेद जैसे ही है। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसमें जड़ी बूटियों के साथ साथ खनिज मतलब मिनरल्स और कभी-कभी पशु उत्पादों का भी इस्तेमाल होता है, और इसमें आध्यात्मिक पहलू पर भी काफी ध्यान दिया जाता है। दिलचस्प। अब यूनानी की बात करें, ये तो बाहर से आई हुई लगती है, ग्रीक, अरब। हाँ, इसका मूल ग्रीक अरब है। इब्न सीना जैसे हकीमों का बड़ा योगदान रहा।
इसका आधार हिपोक्रेट्स के 4 ह्यूमर्स या अखलात पर है। दम यानी खून, बलगम, सफरा यानी पीला पित्त और सौदा यानी काला पित्त। 4 आयुर्वेद और सिद्ध में 3 थे? जी, यहाँ 4 है और इसमें व्यक्ति के मिजाज यानी स्वभाव पर बहुत ध्यान देते हैं। इलाज में हर्बल दवाएं हैं, खाने पीने के नियम हैं और हिजामा या कपिंग थेरेपी जैसी चीजें भी। अच्छा, और आखिर में होम्योपैथी, ये तो बिल्कुल ही अलग है ना, जर्मनी वाली। हाँ, डॉक्टर सैमुअल हैनीमन ने शुरू की। इसका सिद्धांत है समाह समम शमयति या लाइक क्योर्स लाइक। इसका मतलब? इसका मतलब है कि जो चीज एक स्वस्थ इंसान में कुछ लक्षण पैदा करती है, वही चीज अगर बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट करके, मतलब पतली करके दी जाए, तो बीमार इंसान में उन्हीं लक्षणों को ठीक कर सकती है। बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट मतलब दवा की मात्रा बहुत कम? हाँ, बेहद कम। इतनी कम कि मूल पदार्थ शायद बचे ही ना। विचार ये है कि डाइल्यूशन से उसकी शक्ति बढ़ती है और इसमें इलाज पूरी तरह से व्यक्ति के अपने खास लक्षणों पर आधारित होता है, सबके लिए एक दवा नहीं। समझ गया। तो इन चारों को याद रखने की कोई ट्रिक है, जैसे रेशो वाली थी? हाँ, एक बना सकते हैं, जैसे अ सैड अंकल्स होम, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी। हाँ, बढ़िया है। अ सैड अंकल्स होम, ठीक है। तो ये तो हो गया अलग अलग सिद्धांत। अब आयुर्वेद पर वापस आते हैं। उनकी दवाएं बनती कैसे हैं? कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जैसे च्यवनप्राश का नाम लिया था आपने। हाँ, बिल्कुल। आयुर्वेद में कई तरह से दवाएं बनती हैं। एक है अरिष्ट और आसव। ये फर्मेंटेड लिक्विड होते हैं, मतलब इनमें खमीर उठता है जिससे खुद ब खुद अल्कोहल बनता है। अल्कोहल? हाँ, हल्का सा। ये टॉनिक की तरह काम करते हैं। फर्मेंटेशन से जड़ी बूटियों के गुण अच्छे से निकल आते हैं और दवा ज्यादा दिन चलती है। अच्छा। और फिर है चूर्ण। ये तो आसान है, सूखी जड़ी बूटियों का पाउडर, जैसे त्रिकटु चूर्ण। हाँ, ये सुना। फिर लेह, ये चटनी या पेस्ट जैसा होता है, सेमी सॉलिड। च्यवनप्राश इसी कैटेगरी में आता है। ओके। और एक बहुत खास चीज है भस्म। भस्म, ये क्या होता है? इसमें धातुओं या खनिजों को पहले जड़ी बूटियों के रस वगैरह से शुद्ध करते हैं, जिसे शोधन कहते हैं। फिर उन्हें बार बार बहुत तेज आंच पे जलाते हैं, जिसे मारण कहते हैं। इससे वो राख जैसे बन जाते हैं। धातुओं को जलाकर? हाँ, माना जाता है कि इस प्रक्रिया से धातुएं बहुत सूक्ष्म रूप में आ जाती हैं और शरीर उन्हें आसानी से सोख पाता है। ये बहुत शक्तिशाली मानी जाती हैं, जैसे स्वर्ण भस्म। बाप रे, ये तो काफी जटिल प्रक्रिया लगती है। हाँ है। तो इनको याद रखने के लिए भी एक्रोनिम बना सकते हैं। AAGTCLB, अरिष्ट, आसव, गुटिका, गोली, तैल, तेल, चूर्ण, लेह्य, भस्म। AAGTCLB, बहुत सारे हो गए। हाँ, आयुर्वेद में बहुत विविधता है। तो हमने रेशो से शुरू किया, फिर चिकित्सा के दर्शन को समझा और अब दवा बनाने के तरीकों तक पहुंच गए। काफी कुछ कवर कर लिया। जी हाँ। इन सब का सार क्या निकालें?